Morning student, today we are going to attend the economic class. Today we are going to start the new chapter, chapter number 12, part B. Name of the chapter is Environment and Sustainable Development. Topic covered in this video, that is define of environment, function of environment, basic problem related to the environment, causes and how to save the environment, sustainable development and features and strategy of sustainable development. So student, we are going to start our chapter number 12. Name of the chapter is Environment and Sustainable Development. So students, we are going to start the first topic, that is concept of environment या define of environment. Environment का मतलब क्या होता है? Environment is defined as all those conditions and their effect विच इन्फ्लुएंस है ह्यूमन लाइफ. जो इन्वायरमेंट एक ऐसी कंडीशन है जो हमारी लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट. या इट इज़ अ सम टोटल ऑफ सराउंडिंग्स एंड टोटलिटी ऑफ रिसोर्सेज दैट अफेक्ट अवर एग्जिस्टेंस एंड क्वालिटी ऑफ अवर लाइफ, दैट इज़ कॉल्ड environment. So this is a define of environment. There are two type of elements of environment, that is abiotic, biotic and abiotic. जो ये abiotic होते हैं वो फिजिकल होते हैं, और biotic क्या होते हैं? वो है लिविंग एलिमेंट्स. जो फिजिकल एलिमेंट्स में हम लोग क्या लेते हैं? लैंड, वाटर, एयर, सॉइल, माउंटेन, और जो मिनरल एंड ऑल दीज रिसोर्सेज ये होते हैं जो गिफ्ट होते हैं, फ्री होते हैं, इनके लिए हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता, एंड दे आर फ्री फ्रॉम द नेचर. जो लिविंग एलिमेंट्स होते हैं, लिविंग एलिमेंट इंक्लूड ऑल द लिविंग क्रिएचर्स. जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स विच इम्पैक्ट द ह्यूमन लाइफ, जो ह्यूमन लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं. Our next question is significances and function of environment. फर्स्ट पॉइंट इज़ एनवायरनमेंट ऑफर द रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन. एनवायरनमेंट हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रोडक्शन करते हैं. जैसे एनवायरनमेंट हमें मिनरल, वुड, वाटर, सॉइल देते हैं जी, और ये सारे क्या होते हैं? फ्री गिफ्ट होते हैं नेचर से, और ये हमारे लिए क्या होते हैं? इनपुट होते हैं प्रोडक्शन के, और जिससे हम लोग अपने गुड्स बनाते हैं. दीज आर यूज एज अ इनपुट. इनपुट्स मीन्स रॉ मटेरियल. ये सारे रॉ मटेरियल हम लोगों को नेचर प्रोवाइड करती है जिनसे हम लोग गुड्स बनाते हैं. नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट सस्टेन द लाइफ. एक एनवायरनमेंट है जिसमें हम लोग रह सकते हैं. एनवायरनमेंट इंक्लूड सन, एयर, वाटर, एयर, जो कि एक ह्यूमन लाइफ के लिए एक मेन इंग्रेडिएंट्स है जिससे हम लोग जीते हैं. अगर ये सब एलिमेंट्स ना हो तो लाइफ भी पॉसिबल नहीं है. एनवायरनमेंट एसिलेट द वेस्ट. जितने भी वेस्ट होते हैं वो सारा का सारा वेस्ट एनवायरनमेंट अपने आप में ऑब्जर्व कर लेती है. जैसे जो प्रोडक्शन एंड कंजप्शन एक्टिविटी जनरेट वेस्टेज, जितने भी प्रोडक्शन और कंजप्शन एक्टिविटी है वो वेस्ट जनरेट करती हैं, और ये सारा का सारा जो भी वेस्ट है ये सारा अपने में ऑब्जर्व कौन कर लेता है? एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट एनहेंस द क्वालिटी ऑफ द लाइफ. वो सराउंडिंग इंक्लूड रिवर, ओशन, माउंटेन एंड डेजर्ट. ये सारे क्या होते हैं? ये हमारी सारी सराउंडिंग है, और मैन एंजॉय दी सराउंडिंग एडिंग टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ. और मैन ये सारी सराउंडिंग एंजॉय करता है जिससे वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इसमें क्या करता है? ऐड करता है. सो स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन, दैट इज सिग्निफिकेंस, फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट. And you are going to do these two questions also. Renewable or non-renewable resources. The renewable resources वो होते हैं जो which are not likely to be exhaust or depleted, जैसे wood and sea animal जो कभी भी ख़त्म नहीं होते. और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो ईजिली क्या हो जाते हैं? एग्जॉस्ट हो जाते हैं. एंड द रेट एट विच दीज रिसोर्सेज आर इमर्जेज इज़ फॉर शॉर्ट of the rate at which these resources are being exploited. जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल. नेक्स्ट इज कैरिंग कैपेसिटी एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट क्राइसिस. कैरिंग कैपेसिटी होती क्या? व्हाट इज द डिफाइन ऑफ कैरिंग कैपेसिटी एनवायरनमेंट? exploitation of resources does not extend the regeneration of resources so that the resource endowment is not exhaust or depleted. हम लोग रिसोर्सेज इस तरह से यूज़ करें ताकि वो रिसोर्सेज बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए फ्यूचर के लिए. और जनरेशन ऑफ waste does not extend the absorption capacity of environment so that environment is not polluted. जो वेस्ट है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए
ताकि हमारा इन्वायरमेंट क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूटेड ना हो. Next is environment crisis. Environment crisis occur when the carrying capacity of environment is challenged for through exclusive exploitation of natural resources and through exclusive generation of waste. जब हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लाइटेशन करेंगे किसकी, नेचुरल रिसोर्सेज की और वेस्ट की, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे हम, वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे, जिस करके हमारा एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट क्राइसिस. सो स्टूडेंट्स, वी हैव डन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट and define of environment crisis. Now next question is two basic problems of related to the environment. कौन सी दो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट है? फर्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ एक्सक्लूसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. इसमें से सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन. प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, दिस इज़ अ वेरी कॉमन टॉपिक. यह पोल्यूशन, सबसे पहले आपने पोल्यूशन की डिफाइन लिखनी है. पोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स दोज एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन विच चैलेंज द प्योरिटी ऑफ द एयर एंड वाटर एंड देयर पे पोल्यूट द एनवायरनमेंट. जो हमारे एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, ख़राब करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पोल्यूशन. इसमें आप लोगों ने थ्री फॉर्म ऑफ पोल्यूशंस करने हैं. एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन. दीज आर वेरी कॉमन टॉपिक दैट यू कैन ईजिली लर्न इट. ये आप 6th क्लास से करते आ रहे हो. इन दिस एयर पोल्यूशन यू आर गोइंग टू राइट द डिफाइन ऑफ एयर पोल्यूशन, और उसके बाद कौन कौन से कॉजेज़ हैं एयर पोल्यूशन के, दैट यू आर गोइंग टू राइट इट. इसी तरह वाटर पोल्यूशन है. आपने पहले वाटर पोल्यूशन की आपने बताना है वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, उसके बाद आप इसके आपने कॉजेज़ बताने हैं. दिस इज़ वेरी सिंपल एंड बेसिक टॉपिक दैट यू हैव लर्न फ्रॉम द 6th क्लास. ये 6th क्लास से आप ये टॉपिक करते आ रहे हैं. नेक्स्ट इज नॉइज़ पोल्यूशन. आपने पहले नॉइज़ पोल्यूशन का बताना है, नॉइज़ पोल्यूशन कैसे क्रिएट होती है, उसके बाद आपने इसके क्या बता देने हैं, कॉजेज़ ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. So this is a part. Now we are going to do the B part, that is exclusive exploitation of natural resources. इसमें हमने सब 2 पॉइंट हैं इसके नीचे. डिफॉरेस्ट्रेशन, ये भी आपको पता है डिफॉरेस्ट्रेशन क्या होती है, जब हम लोग ट्रीज़ को ज़्यादा कट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्ट्रेशन. Industrialization is a boon as it offer variety of things to the consumer, enhancing the quality of their life. बट इट when it causes a deforestation. और ये क्या, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री बढ़ने से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन क्या होती जाती है, बढ़ती जा रही है. हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री कट करेंगे, जिसका इम्पैक्ट हमारा किसके ऊपर होगा, एनवायरनमेंट पे होगा. दूसरा रीज़न क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होगा, हमारा अर्बनाइजेशन बढ़ेगा. जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन बढ़ेगा उतनी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा. मोर एंड मोर ट्रीज़ आर क्लियर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप. ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काट कर हम लोग क्या अपने टाउन्स को बढ़ाएंगे. नेक्स्ट इज़ मल्टी पर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स, जैसे भाखड़ा डैम, ये सारे आर अनदर कॉन्ट्रीब्यूटर डिफॉरेस्ट्रेशन. ये भी कारण है जिससे हमारी इकॉनमी में डिफॉरेस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है. डिफॉरेस्ट्रेशन, उसके बाद नेक्स्ट यू आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ कॉजेज़ ऑफ एनवायरनमेंट. ठीक है, क्या कौन कौन से कॉजेज़ हैं. फर्स्ट है पॉपुलेशन एक्सप्लोइटेशन. डे बाय डे हमारी कंट्री की पॉपुलेशन क्या है, वो बढ़ती जा रही है. वाइड सेपरेट पॉवर्टी, हमारी कंट्री में एब्सोल्यूट पुअर सबसे ज़्यादा. एब्सोल्यूट पुअर वो होते हैं जिनकी बेसिक नीड भी कंप्लीट नहीं होती है, जिस करके वो ट्री कट करके अपना फ्यूल, अपनी मतलब खाना बनाते हैं और अपनी लाइवलीहुड को क्या करते हैं, चलाते हैं. नेक्स्ट इज इंक्रीज ऑफ अर्बनाइजेशन. जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन बढ़ेगा उतनी ज़्यादा डिफॉरेस्ट्रेशन भी बढ़ेगी. नेक्स्ट है इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर. ये सारे भी इन्वायरमेंट पोल्यूशन क्रिएट करते हैं. रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी उतना ज़्यादा ये सारा क्या कंट्रीब्यूट करता है, एयर वाटर एंड नॉइज़ पोल्यूशन. इन सब से क्या होगा हमारे इकॉनमी में, एयर वाटर और नॉइज़ पोल्यूशन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, हमारी इकॉनमी में ट्रांसपोर्ट्स क्या होते जा रहे हैं, डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, जिससे नॉइज़ एंड एयर पोल्यूशन भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा. डिसरेट फॉर द सिविल रोड. The general public in India tends to discard the near civil road. Often the roads are lit and horns or loudspeakers are in discontinuous use.
हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा ऊंची ऊंची जो स्पीकर्स वगैरह लगाते हैं और प्रॉपर और ज़्यादा से ज़्यादा हॉर्न्स का यूज़ करते हैं। ये सारे क्या होते हैं, सिविल नोट्स को हम लोग प्रॉपर पे नहीं कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, वी हैव डन द क्वेश्चन कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये सिंपल टॉपिक है, ये सारा इन्वायरमेंट, ये जनरल टॉपिक है जो आप लोगों ने पहले भी बहुत बार पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू सेव द एनवायरनमेंट। हम लोग कैसे एनवायरनमेंट को सेव करें। पहला सोशल अवेयरनेस, हम लोग सोशल अवेयर करें लोगों को। पॉपुलेशन कंट्रोल करें। इन्फोर्समेंट ऑफ एनवायरमेंटल एक्ट, हम एनवायरमेंट एक्ट्स बनाएं। एफॉरेस्टेशन का कंपेन चलाएं। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करें, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्री ग्रो करें। कंट्रोल ओवर द इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर पॉपुलेशन। नेक्स्ट इसमें कंट्रोल ओवर द इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर पोल्यूशन हम लोग कंट्रोल रखना चाहिए इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर पोल्यूशन के लिए। इन पोल्यूशन से वाटर मैनेजमेंट, प्रॉपर रिवर क्लीन होनी चाहिए और इससे क्या होगा, हमारा पोल्यूशन भी क्या होगा, कम होगा। मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, जो सॉलिड वेस्ट है, प्लांट मैनेजमेंट फॉर द सॉलिड वेस्ट इज़ वेरी एसेंशियल। इट शुड बी ट्रीटेड केमिकली, और ये कैसे ट्रीटेड होना चाहिए, केमिकली। ये लोग क्या करना चाहिए, हमें ये क्या करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। रूरल गार्बेज शुड बी कन्वर्टेड इनटू द कंपोस्ट। जितना भी गार्बेज है उसको हम लोग इस तरह से यूज़ करें, कंपोस्ट की तरह, खाद की तरह। इम्प्रूवमेंट इन द हाउसिंग में इम्प्रूव करना। हाउस शुड बी नीट एंड क्लीन। स्लम शुड बी रिप्लेस बाय द एरी एंड वेल लाइटेंड हाउसेस। लेट अस ऑफर अदर अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉलिंग अस स्लम डॉग्स। हम लोगों को जो हाउसेस के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। हाउसेस शुड बी नीट एंड क्लीन। जितने भी स्लम्स एरिया उनको भी क्या करना चाहिए, स्लम एरियाज़ है उनको क्या करना चाहिए, हमें एरी और स्लम एरिया को एरी और लाइटन कर देना चाहिए। ये सारे क्या थे, हम इस तरह से हम लोग अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। यू हैव स्टूडेंट्स, वी हैव टू लर्न ओनली 6 पॉइंट। जो इजी लग रहे हैं आपको 6 पॉइंट, यू कैन लर्न इट। और जो इन्वायरमेंट टॉपिक है दैट इज़ वेरी सिंपल टॉपिक। ये मतलब ये आप 6 क्लास से ही आप पढ़ते आ रहे हो। सिंपल टॉपिक है, जनरल टॉपिक है जो इन्वायरमेंट है। इस चैप्टर में 2 पार्ट है, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो इन्वायरमेंट टॉपिक है वो जनरल टॉपिक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला टॉपिक क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन द सिंपल लैंग्वेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना ताकि फ्यूचर में भी वो रिसोर्सेज अगली जनरेशन वो लोग देख सके। ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन में लोग वो रिसोर्सेज को नहीं देख पाएंगे। इसलिए हमें रिसोर्सेज इस तरह से यूज़ करना ताकि वो क्या कर अगली जनरेशन उसको देख सके। नाउ डिफाइन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है विच फुलफिल द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट चैलेंजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर नीड्स, implying that the resources are not fully exploited but rationally utilized। हमें रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ करना चाहिए, रैशनली यूज़ करना चाहिए। हमें रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट नहीं करना चाहिए। अगर हम एक्सप्लॉयट करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। अगर हम रैशनली यूज़ करेंगे तो हम लोग प्रेजेंट में भी देखेंगे और फ्यूचर में भी उसका यूज़ कर पाएंगे। दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Next is feature of sustainable development. First is sustained rise in the per capita income and economic welfare। जितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हमारी इकॉनमी में क्या होता है, रियल पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती है और इकोनॉमिक वेलफेयर भी बढ़ता है। नेक्स्ट है रैशनल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। विद द हेल्प ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट डज नॉट मीन नेचुरल रिसोर्सेज शुड नॉट बी यूज एट ऑल। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं है कि नेचुरल रिसोर्सेज को बिल्कुल यूज़ ही नहीं करना, बट कि उनको इस तरह से यूज़ करना, इस तरह से रैशनली यूज़ करना ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन ना हो। नेक्स्ट इज एबिलिटी फॉर द फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर नीड्स नॉट टू बी इम्पॉर्टेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है स्ट्रेस दैट द वो इस पॉइंट के ऊपर स्ट्रेस देती है कि एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर नीड्स इज़ नॉट इम्पार्टेड इन द वेयर ऑफ कॉम्पिटिटिव ग्रोथ प्रोसेस। हमें रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना
ताकि फ्यूचर में जो लोग हैं वो ये सारे रिसोर्सेज को देख सकें और प्रॉपर यूज़ कर सकें, ना कि वो इन रिसोर्सेज को देख ही ना सकें। लास्ट पॉइंट है फीचर्स का सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज चेक ऑन द पॉपुलेशन। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो डिस्कार्ड करती है ऐसी एक्टिविटीज़ को, डिस्कार्ड क्या करती है ऐसी एक्टिविटी को विच इंड्यूस एनवायरमेंट पोल्यूशन, जो एनवायरमेंट पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। एनवायरमेंट पोल्यूशन इज़ टू बी व्यूड एज ए एलिमेंट ऑफ सोशल कॉस्ट। ये एनवायरमेंट पॉपुलेशन हम लोग किस तरह से देखते हैं, एज ए एलिमेंट ऑफ सोशल cost. So student, we have completed the feature of sustainable development. The last topic of this chapter is strategies for the sustainable development. Now first point is input efficient technology. Input, the word input means raw material, मतलब जिससे हम लोग अपने आउटपुट बनाते हैं। इनपुट होगा तभी हम लोगों का आउटपुट होगा। इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, we are to devise such production technology which are input efficient. हमें ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए जो क्या हो, इनपुट एफिशिएंट हो, अच्छे जो इनपुट एफिशिएंट हो, मतलब इनपुट्स में मदद करें। इट मीन्स आउटपुट इज़ मैक्सिमम, जितना अच्छा इनपुट होगा उतना ज़्यादा हमारा आउटपुट भी क्या आएगा, ज़्यादा। दिस विल मॉडरेट द स्ट्रेस ऑन द रिसोर्सेज एंडोरमेंट पर यूनिट ऑफ इनपुट, जो क्या जिससे हमारे रिसोर्सेज के ऊपर स्ट्रेस भी क्या होगा, कम होगा, और हमारे इनपुट भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी मीन्स इनपुट जितना अच्छा होगा उतना आउटपुट अच्छा होगा, उतना ही हमारे रिसोर्सेज के ऊपर बर्डन क्या होएगा, कम होगा। यूज़ ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एलपीजी और सीएनजी का यूज़ करना चाहिए जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है। हमें वो सारी चीज़ें जैसे इन द प्लेस ऑफ दीज फ्यूल मस्ट बी इनकरेज इन द प्लेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, जिनमें सबसे ज़्यादा क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करती है, ख़राब करती है। पीपल इन द रूरल एरिया शुड बी डिस्करेज फॉर यूजिंग द वुड एज अ फ्यूल, हमें जो रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं उनको वुड यूज़ करने के लिए भी मना करना चाहिए, क्योंकि ये क्या कॉज करते हैं, ये डिफॉरेस्टेशन भी हमारे, ये इनसे जितना ज़्यादा वो वुड को एज अ फ्यूल यूज़ करेंगे उतनी हमारी इकॉनमी में क्या आएगा, डिफॉरेस्टेशन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मतलब हमें जो वो सारी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जो क्या हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, जैसे यूज़ ऑफ एलपीजी एंड सीएनजी। Next is integrated rural development. Integrated rural development must be given a high priority in the program of state planning. ये इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए जब भी हम प्रोग्राम करते हैं स्टेट को प्लान करने के लिए। दिस विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द रूरल एरिया, जिस करके क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी किस में बढ़ेंगे, रूरल एरिया, और उतनी ज़्यादा माइग्रेशन क्या होगी, कम होगी। माइग्रेशन किधर कम होगी, अर्बन एरिया। बेसिकली क्या करते हैं लोग, रूरल से किधर शिफ्ट हो जाते हैं, अर्बन में, फॉर द सर्च ऑफ जॉब। अगर उन्हें रूरल एरिया में ही काम मिल जाएगा तो वो अर्बन एरिया में काम ढूंढने के लिए नहीं आएंगे। इफ़ रूरल एंड अर्बन माइग्रेशन इज चेक, ट्रांसपोर्टेशन नीड्स विल ऑटोमेटिकली बी रिड्यूस। उतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन लोगों की, अगर रूरल अर्बन माइग्रेशन कम हो जाएगी, उतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की जो है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लोग ट्रांसपोर्टेशन की जो नीड है वो भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी। नेक्स्ट इज कन्वर्ट सनलाइट इनटू द सोलर एनर्जी एंड सोलर एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। हमें सोलर मतलब नेचुरल वे से हम लोगों को क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। जैसे कन्वर्ट हमें क्या करना चाहिए, सनलाइट को हमें सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहिए, और सोलर एनर्जी से हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, जिससे क्या होगा, हमारी इकॉनमी में क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होएगी। नेक्स्ट है शिफ्ट टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग। हमें ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं यूज़ करने चाहिए जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है। हमें किधर शिफ्ट कर जाना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिससे क्या होगा, हमारी क्वालिटी
फूड भी क्या होगा, अच्छा होगा, जो हमारी बॉडी के लिए भी क्या है, बहुत अच्छे हैं, और सॉइल की फर्टिलिटी को भी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जितने ज़्यादा हम केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करेंगे, उससे क्रॉप की यील्ड तो बढ़ेगी, बट हमारी सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और हमारी बॉडी के लिए भी क्या है, वो हार्मफुल है। और जितना ज़्यादा हम ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ करेंगे, वो बॉडी के लिए भी अच्छी है और सॉइल की फर्टिलिटी के लिए भी अच्छी है। मैनेज द वेस्ट में जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है और हाउस होल्ड वेस्ट है, उसको हम लोगों को रिवर और स्ट्रीम में नहीं भेजना, डालना चाहिए। हमें उसको सिस्टमेटिकली मैनेज करना चाहिए, ताकि वो सारा वेस्ट क्या हो सके, रिसाइकल हो सके, और एज अ कंपोस्ट हम लोग उसको यूज़ कर सके। Next is you have to do any 6 point. I have done 6 point. Next point आपको अगर लर्न करनी है तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज स्ट्रिंजेंट लॉ ऑन द डिस्पोजल ऑफ केमिकल इफ्लुएंट्स। मतलब जो इंडस्ट्रियल लॉ, एक लॉ बन जाना चाहिए। इंडिया इज अ लैंड वेयर द लॉ बैक द enforcement. Chemical influent from the industrial unit are invariably driven into the stream and river, polluting the water and endangering the aquatic life. मतलब जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो सारा का सारा अगर हम रिवर में छोड़ देते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा वाटर तो पोल्यूट होता ही होता है, और हमारा क्या होता है, जो एक्वाटिक लाइफ है वो भी क्या हो जाती है, क्या होती है, उनको भी क्या होता है, खतरा हो जाता है, वो भी क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। सच सीरियस वॉलेंटेशन ऑफ लॉ मस्ट बी चेक। ऐसे वॉलेंटेशन जो वॉलेट करते हैं ऐसे लॉ को, उनको हमें चेक करना चाहिए, जिससे हमारी ग्रोथ और एनवायरनमेंट दोनों क्या हो, गो टुगेदर। हमारी ग्रोथ भी हो और एनवायरनमेंट भी क्या हो, साफ रहे, दोनों साथ साथ चलें। मतलब जो रिवर से जितना भी वेस्ट है, स्ट्रीम्स और रिवर में ना फेंका जाए, जिससे क्या होगा, हमारा ना वाटर पोल्यूट होगा, और हमारी एक्वाटिक लाइफ है वो भी क्या होगी, बच जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज अवेयरनेस टू कंजर्व द नेचुरल एसेट्स फॉर द इंटरजनरेशनल इक्वालिटी। हमें रिसोर्सेज को, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, किसको, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। ये ना हो कि हम सारा का सारा प्रेजेंट में ही यूज़ कर लें, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे ना। हमें इस तरह से इक्वालिटी बना के रखनी चाहिए रिसोर्सेज में, कि वो प्रेजेंट में भी हो और फ्यूचर जनरेशन में भी प्रॉपर, जितना प्रेजेंट में मिले उतना ही किस में मिले, फ्यूचर जनरेशन में भी मिले। द लास्ट पॉइंट इज पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो पब्लिक मीन्स है वो ऐसे ट्रांसपोर्ट है जो कंफर्टेबल होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेट्रो इन दिल्ली, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होने चाहिए, जिससे क्या होगा, जैसे मेट्रोज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन कैरी करेंगे। जितना ज़्यादा पर्सन वो मेट्रोज़ में पर्सन कैरी करेगा, मेट्रो में जाएंगे, उतना ज़्यादा पोल्यूशन क्या होएगा, कम होगा, और हमारा एनवायरनमेंट भी क्या होगा, सेव होगा। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू ओनली 6 पॉइंट्स। आप जो भी आपको ईजी लगते हैं, आप यू कैन डू दैट 6 पॉइंट, एंड वी हैव डन द चैप्टर नंबर 12, and I am going to send you the questions, and that you are going to write in your school email, that you are going to write on in your fair notebook. If you have any doubt regarding this chapter, you can email in your class email ID. आप अगर आपको चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो you can email me in your class email ID.